नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। डूंगरपुर बांसवाड़ा के पूर्व सांसद मान शंकर निनामा से विकास के मुद्दों पर आरपीडी प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की सीधी चर्चा। आइए सुनते हैं। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पूर्व सांसद बांसवाड़ा डूंगरपुर मान शंकर जी निनामा जी, वो हमारे साथ हैं और उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। उनके राजनीतिक कैरियर, वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानते हैं। और अब की बार अगर घाटोल विधानसभा की बात करें तो घाटोल विधानसभा में इन्होंने अब की बार ताल ठोकी है और एक बार फिर राजनीति में अपना भाग्य है वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जानते हैं उनसे वर्तमान राजनीतिक और उनके पुराने राजनीतिक कैरियर के बारे में। सबसे पहले सांसद महोदय, पूर्व सांसद महोदय, वर्तमान भावी विधायक महोदय, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं 1977 से राजनीतिक में आया हूँ। जी जी उस वक्त पहले जनसंघ थी जी जी और उसके बाद जनता पार्टी बनी। जी जी उस वक्त मैं उसमें आया और मैंने 77 से पार्टी के साथ साथ काम किया। उसके बाद 1981 का चुनाव आया। उस चुनाव के अंदर मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा और मैं जीत गया। जीतने के बाद में मैं वहाँ तक लगातार चलता रहा। पार्टी के काम में 2 बार मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद में संगठन के काम जैसे किसान मोर्चा है, जनजाति मोर्चा है, जनजाति के जिला अध्यक्ष भी रहा, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी रहा। इस तरह से हम काम करते आए हैं और दोबारा फिर चुनाव आए, उसमें चुनाव लड़े। और 1992 के अंदर भैरू सिंह जी की सरकार जब गिर गई, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार गिरी और गुजरात के अंदर केशुभाई पटेल थे, वो भी सरकार बर्खास्त की गई थी। और यूपी में कल्याण सिंह की सरकार, सार मुख्यमंत्री बीजेपी के नरसिंह राव ने उसने हटा दिए थे। तो उस वक्त से हम लगातार पार्टी का काम करते आए और आज दिन तक। उसके बाद में फिर पंचायत समिति का चुनाव भी मैं लड़ा। तो मैंने 5 साल वो पूरे किए। उसके रहते हुए 98 में मुझे संगठन ने टिकट दिया था विधायक का, तो उसमें 4000 वोटों से मैं हार गया था। उसके बाद ही हम धीरे धीरे चलते रहे। फिर मैं जिला परिषद सदस्य भी रहा 5 साल। उसके बाद में फिर टिकट दिया, मैं प्रधान बना। प्रधान के बाद 2014 में मुझे सांसद का टिकट दिया और 19 तक हम रहे। मोदी जी के साथ में हमको रहने का अवसर मिला। बहुत ही कम उम्र के अंदर राजनीति की शुरुआत की और ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे राजनीति के अंदर। एक बार फिर अब विधानसभा के अंदर कदम ताल ठोक रहे घाटोल विधानसभा से, क्या मन में आया? युवाओं को मौका मिलना चाहिए या नहीं? युवाओं को भी मिलना चाहिए, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। बाकी अनुभव के आधार पर और लोगों के अंदर हम अच्छा काम करते हैं और निरपक्ष काम करते हैं, इसलिए लोग हमारे पक्ष में बात रखते हैं। नहीं तो हमारा विरोध करेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, ऐसी कोई बात भी नहीं है। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, पर युवाओं को ऐसा काम करके आगे आने की आवश्यकता है। मैं 1977 से जो काम कर रहा हूँ और लोगों में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, और रात दिन हम लोगों के साथ रह के काम करते हैं और संगठन का काम भी हम निर्विवाद करते हैं। न कभी संगठन के अंदर धोखा देते हैं। जिसको टिकट वो मिलता है उसके साथ रहकर उसको जिताने का काम हम करते हैं। घाटोल में क्या विकास होंगे अब की बार, अगर आपको विधानसभा के अंदर मौका एक बार पुनः दिया जाता है तो क्या नए आयाम स्थापित होंगे और क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे हमारे यहाँ जो घाटोल के अंदर है, हमारे वास्तविक एक सरकारी जो महाविद्यालय होता है वो अभी तक किसी ने नहीं खोला है। चाहे बीजेपी की सरकार रही होगा, चाहे कांग्रेस की भी रही होगा, घोषणाएं सभी ने की। पर पहला मेरा ये मुद्दा रहेगा कि हम सरकारी महाविद्यालय घाटोल में खोलेंगे, ये हमारा है। इसके बाद भी हम छोटे छोटे जो कल्याणकारी योजनाएं हमारे लोगों के लिए, उसके लिए भी पूरा प्रयास करते रहे। मैं जब सौदा के अंदर मोदी जी के साथ में चुनाव लड़ के गया तो मोदी जी को हमने एक प्रस्ताव रखा कि हमारे राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के अंदर एसटी के लोग ज़्यादा रहते हैं और गरीब लोग हैं, इनकी कल्याणकारी योजनाएं आप करके हमको दो तो निश्चित रूप से हमारा गरीब किसान ऊंचा आएगा। मोदी जी ने उस दिन हमारी बात को मान लिया और हर किसान को मकान, हर व्यक्ति को किसान सम्मान निधि के पैसे दिए, हर इंसान के घर में
लाइट की व्यवस्था की उन्होंने, और हर घर के अंदर गैस की टंकी, चूल्हा, ये सारी योजनाएं बनाई उन्होंने हमारे कहने पर। आज गरीब के घर में हर चीज़ का विकास हो रहा है, और गांव-गांव में सड़कें, गली गली में सड़कें, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से आज 5,000 से 250 की आबादी तक उन्होंने एक कानून बनाया था, वो आज पूरा हुआ है। हम इसको विश्वास के साथ कहना चाहते हैं। घाटोल की जनता चाहती है कि अब की बार यहाँ एक बाईपास बने, जो एक बहुत लंबा मुद्दा है, कहीं न कहीं राजनीति की मैट चढ़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? एक दूसरे को श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। बीजेपी के टाइम में कांग्रेस वाले नहीं करने देते, कांग्रेस के टाइम में बीजेपी वाले नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो, हमारे क्षेत्र में क्या होता है कि विकास के लिए ये भी ज़रूरी है, बाईपास भी ज़रूरी है, पर बाईपास तो जैसे हाई ब्रिज करके भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हमारे ये क्षेत्र में छोटे किसान हैं, छोटे किसान के हिसाब से जब हाईवे निकलता है तो बड़ा नुकसान होता है। अब इधर देखो, छोटे किसानों को नुकसान आता तो हमको तकलीफ है, जब हाईवे नहीं निकलता है, एक्सीडेंट होते हैं, किसी का नुकसान होता है, फिर भी हमको तकलीफ है। उसके लिए सरकार विचार करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन यह एक अहम मुद्दा मानते हो आप? मुद्दा कोई नहीं है, ये मुद्दा तो थे कि अपनी अपनी मुँह ऊँची रखने के लिए बातें करते हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। विकास की बात है और लोगों की समस्या है, उसको दूर करने की बात है। क्योंकि दुर्घटना भी तो कई बार हो चुकी है। दुर्घटना भी होती हैं, बड़े जैसे बाजार है, बाजार के अंदर आज बड़े बड़े शहर हैं, उसके ऊपर से भी रोड निकल सकते हैं, सरकार शायद सब कुछ कर सकती। इसके लिए अपन कोई ज़्यादा वो बात नहीं करते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये आज कांग्रेस की सरकार यहाँ है, बीजेपी की सरकार अगर आती है तो इस पे दिल्ली में है, मंथन होगा। बाकी वो जो मतलब सरकार करना चाहे वो कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बांस, आप उस टाइम सांसद थे, उस टाइम भी आपने वादे किए थे, जनता ये चाहती है कि अब आगे क्या रहेगा इसका, रेल आएगी या नहीं? देखो, रेल तो आएगी, पर रेल का सपना भी पूरा होना चाहिए। हम कहते हैं, हमने भी प्रयास किया, पैसे कुछ दिलाए थे, कुछ काम भी चला, वापस रुक गया, क्योंकि इसका जितना पैसे की आवश्यकता है उतना पूरा पैसा कोई सरकार दे नहीं रही है। पूरा पैसा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो जैसे रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल का काम पूरा हो जाएगा। हम समझते हैं कि गरीब जनता के लिए ये आवश्यक है, रेल आ जाएगा तो वास्तविक हमारे इस क्षेत्र का विकास, अच्छा विकास होगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों को, जो कर्जा माफ़ी है उसको लेके सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन किसान आज भी कर्ज के नीचे दबा जा रहा है। डीएपी है, यूरिया है या जित अन्य फर्टिलाइज़र है, दाम बढ़ रहे हैं, उसके बदले में जो जिन्सों के रेट है बहुत कम हो रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, किसान का कर्जा माफ़ करने की बात तो ये जो कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, राहुल गांधी जी ने आकर चुनाव में वादा किया था हम 10 दिन के अंदर सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, तो उन्होंने अंगुली पे गिनाया था 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यूँ करके, आज दिन तक 1 रुपये का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। इसलिए किसानों के साथ, गरीब के साथ उन्होंने धोखा दिया है और झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोल के सारा काम किया। इसके बाद उन्होंने कहा था हम युवाओं को 3500 रुपये भत्ता देंगे, आज दिन तक किसी को भत्ता दिया नहीं। इन्होंने कहा, अभी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम बिल 100 यूनिट माफ़ कर देते हैं। आज सब लोगों के बिल सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। बिल में कुछ परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो ज़्यादा बिल आए, मेरे भी 2 हज़ार 5 3 हज़ार आ रहा था, एक दिन बिल आया तो 15,000 आ गए। तो इस तरह से सरकार अंधेरे में रखकर, किसानों को धोखे में रखकर काम कर रही है। तो मेरे कह रहा हूँ, ये झूठी घोषणा करके सरकार आज सिलेंडर की बात करती है, गैस की बात करती है, 500 रुपये में हम सस्ता कर रहे हैं। सिलेंडर तो आपने आपकी सरकार ने हमारी दिलाया है, बाकी कांग्रेस भी नकारा पड़े हैं। गरीब लोग किस प्रकार, आज 1100 रुपये सिलेंडर के बाद। ऐसा है, देखो 1100 रुपये हो गए, पर नरेंद्र भाई मोदी ने हर घर में दिया ना सिलेंडर, तो दिया कि नहीं दिया? तो पहले किसी ने दिया नहीं था, तो देने वाला, रखने वालों को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने आज 6,000 रुपया किसान को फ्री में दे रहे कि नहीं दे रहे? और 2020 से आज दिन तक गेहूँ फ्री में दे रहे हैं। एक इंसान को 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, जिसके घर में 10 लोग हैं तो 50 किलो गेहूँ होते हैं। तो इस तरह का काम इन्होंने किया है। अब ये जो राजस्थान की सरकार है वो 1 रुपया भी कम नहीं कर रही है। जब मोदी जी आज तो ये फूड पैकेट दे रही है,
फूट फेंकते सब मुख्यमंत्री झूठी घोषणा है। चिरंजीवी योजना है, जमीन पर कोई चीज नहीं आ रही है, कागजों में सारी घोषणाएं हो रही है। 19 जिले बनाए हैं, तो आपको लगता नहीं कि वापिस से एक बार सरकार रिपीट होगी? सरकार तो कभी रिपीट होना नहीं है, सवाल ही नहीं है। इतना झूठ बोलना, इतना झूठ बोलना, ये झूठों की सरकार है। न कानून की व्यवस्था भी आज तक नहीं क्षेत्र में नहीं है। महिला विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, और ये सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। ज़मीन पर तो कोई काम ही नहीं है इनका। फुट पैकेज दे रही है, 3 महीने घोषणा किया, तब इनके कुछ लोगों के फुट पैकेज। मोबाइल भी दे रही है। अरे मोबाइल तो ऐसे क्या, 1000 में 2 आदमी 100 आदमी को दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी एक वीडियो आया था, एक मैडम को दिया था उन्होंने, तो उनको पूछा कि भाई, जैसे आप जैसे पत्रकार ने पूछा कि ये मोबाइल आपको दिया, वोट किसको दोगा? वोट तो मोदी को दूंगा। मोबाइल इन कांग्रेस ने दिया है, तो उन्होंने कहा वापस ले जाओ, नहीं चाहिए हमको। ये तो झूठी सरकार है ना, ये सरकार कभी रिपीट होने का सवाल ही नहीं है। अब की बार सरकार, आपकी सरकार ने काफ़ी एक तरह से वो पहुंचने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद में गहलोत सरकार ने अपनी लाज बचाई। कहीं न कहीं जादूगर नहीं कहेंगे उनको? जादूगर कहेंगे नहीं, पैसे से खरीद फरोख्त करके सरकार बसाना वो एक मामूली बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस दिन 1 वोट की जरूरत थी, उस दिन इन्होंने ना कह दिया कि मैं खरीद फरोख्त करके सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं जाऊंगा लोगों में वापस। उस दिन सरकार एमपी की अगर सरकार की बात करें तो कांग्रेस की सरकार, अभी कमलनाथ की सरकार गिराई, तो लोकतंत्र का हनन नहीं हुआ? हनन कुछ भी नहीं हुआ है। वो कमलनाथ था, वो सही आदमी नहीं था, इसलिए इनके अंदर ही फूट पड़ गई। जब दोनों भाई आपस में झगड़ते हैं तो दूसरे का फायदा होता है, अपन समझते हैं इस बात को, इसलिए इनके काम करने का तरीका नहीं था। आज एमपी के अंदर भी देखो, ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हर गरीब को, हर महिला को, हर किसान को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो सरकार वो रिपीट हो सकती है। अपने राजस्थान में रिपीट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। घाटोल विधानसभा की अपन लोकलिटी बात करते हैं यहाँ, तो अब की बार लंबी लाइन है, भीतरघात होने का डर है या नहीं? भीतरघात तो देखो हमारे यहाँ तो होना नहीं है, कांग्रेस में हो सकता है। कांग्रेस में 15 उम्मीदवार हो गए, हमारे यहाँ कोई उम्मीदवार ही नहीं सर। जिसको मतलब संगठन टिकट दे देगा उसको हम जिता के भेज देंगे, हमारी यही है। हमारा कोई अब की बार शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो किसका जो चेहरा मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? हमारे यहाँ तो देखो अभी तक किसी को कुछ कहा नहीं। हमारा तो नेतृत्व कमल का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, और हमारा जो निशान है कमल, हम कमल को ही मानते हैं। बाकी तो जो संगठन और उस स्तर के संगठन जो निर्णय करेगा उसके साथ हमको चलना। आपको लगता नहीं कि हाईकमान और अपने सीएम साहिबा है उनके बीच में अंदरूनी मतभेद? कोई मतभेद नहीं। मीडिया में खबरें आई, बहुत सी रैलियों के अंदर अब की बार सीएम महोदय नहीं देखी गई। ये तो सब अपने अपने विचार रखते हैं लोग। देखो, लोग तो हर के खिलाफ बोल देते, लोगों की बात मानना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम तो जो निर्णय करते हैं संगठन उसको मानते हैं। लोगों का कहना तो लोग तो हर कोई कह दे, मैं आपके पक्ष में बोलो, दूसरा मेरे पक्ष में बोले, तीसरा उसके पक्ष में बोले, उस बात को मानना नहीं है। संगठन जो बैठता है उस स्तर के नेता और संगठन जो निर्णय लेता है उस निर्णय के साथ हम चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा ये कैरियर लंबा चल रहा है। अपने क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक बार पुनः आप मैदान में आए हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो क्या संदेश देंगे? हमको टिकट मिलता है तो हमारी जनता हमको वोट देगा। हमने इतना अच्छा काम कराया। हमने पहले जैसे मैं एमपी रहा उस वक्त हर गरीब के लिए हमने प्रयास किया, हर गरीब को काम मिला है। हमारे समय में गरीब के घर में ये लाइट जो लगना है, उस वक्त जो जिसके घर में लाइट नहीं थी निःशुल्क लाइट लगवाई हमने, सबको गैस की टंकी दिलाई हमने, सबको चूल्हे दिलवाए हमने, और जीरो बैलेंस के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हमने रह के इनके जो खाते भी खुलवाए, जनधन के खाते खुलवाए। आज जो गरीब थे उनको पेंशन मिल रही थी, उस पेंशन को बढ़ावा करके हमने आगे दिलवाया। इसलिए गरीब जैसे विधवा है, वृद्धा है, विकलांग है, पेंशन तो बहुत, और सभी लोगों को पेंशन मिल रही है। इसलिए इतना विकास करने के बाद लोग तो आज विचार कर रहे हैं कि हमारी तो मतलब जो बीजेपी की सरकार बने और बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको हम जिता के भेजेंगे। क्वेश्चन मेरा रह गया, वर्तमान में जो एक परिदृश्य चल रहा है जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, उसको लेके क्या कहना चाहिए? जनसंख्या के हिसाब से तो देखो आजकल जनसंख्या तो वैसे कंट्रोल में होने लगी है, पर जब भारत अनुपात में आरक्षण की बात करें, बांसवाड़ा अपने डूंगरपुर जैसे अपने टीएसपी क्षेत्र की बात करें, युवा है सड़कों पे और हर एक दिन नई घटना हो रही है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? वास्तव में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं?
आरक्षण की जो सीमा होती है इसके अनुसार ही मिलेगा, हम कितना भी मांग लें। आज हम कहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी सभी समाज आरक्षण के लिए तैयार हो गई है, इसलिए आरक्षण की जो सीमा होगा वही जो तय होगा वही मिल सकता है। इसके अलावा मैं ज़्यादा कोई कहने के लिए तैयार नहीं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात डूंगरपुर बांसवाड़ा पूर्व सांसद मानशंकर जी नीनामा, जिनका कहना है कि आरक्षण की जो मांग है वास्तव में कानून रूप से जो है वो हक है, मिलना चाहिए सभी को। यह नहीं है कि किसी एक स्पेशल कास्ट को, लेकिन इनका यही कहना है कि हमें सभी वर्गों का भी ध्यान रखना है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।